कूटनीति या युद्ध? यही सवाल है, क्योंकि अमेरिका ईरान कल दूसरे दौर की बातचीत के लिए ओमान जा रहे हैं। लेकिन असली कहानी तो दरअसल पानी में हो रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, को हाल ही में मध्य पूर्व भेजने का आदेश मिला है, जहां वह 15 विध्वंसक जहाजों और 600 से ज्यादा टोमहॉक मिसाइलों के बेड़े में शामिल होगा। आईआरजीसी कल होर्मुज जलमरुमध्य बंद करने की तैयारी में है। दुनिया भर में लाखों लोग शासन के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। टकराव का मंच तैयार है। इस सप्ताहांत म्यूनिख से टोरंटो तक दुनिया भर में ईरानी शासन के खिलाफ विशाल रैलियां आयोजित की गईं। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, शेर और सूरज वाले झंडे को लहराते हुए। यह वही झंडा है जो ईरान के शाह के समय था, और अब यह इस नई क्रांति का प्रतीक बन गया है। ये केवल छोटे प्रदर्शन नहीं थे, अनुमान है दुनिया भर में लाखों लोग शामिल हुए। संदेश स्पष्ट था, दुनिया ने ईरान को नहीं भुलाया है और दुनिया शासन परिवर्तन चाहती है। ऐसे ही संदेश ईरान के अंदर भी आ रहे हैं। क्रांति अभी भी जारी है। हम वो बड़े पैमाने पर सड़कों पर प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं जो हमने जनवरी की शुरुआत में देखे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि विरोध जारी है। पिछले कुछ दिनों में तेहरान और अन्य शहरों में रहस्यमय गैस विस्फोट हो रहे हैं। ईरानी अधिकारी इन्हें हादसा बताते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। लोग अब भी नारे लगा रहे हैं। ये हाल ही की ईरान की फुटेज है। यह सब कल होने वाली वार्ता के दूसरे दौर की पृष्ठभूमि है, जिसकी पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया ने की है। मंगलवार 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान फिर से ओमान में मिलेंगे, लेकिन यहाँ अजीब बात यह है, ये अप्रत्यक्ष वार्ताएं हैं। दोनों पक्ष एक ही इमारत में रहेंगे, पर सीधे बात नहीं करेंगे। ईरान की शर्त है कि वे अमेरिकियों के साथ एक कमरे में नहीं रहेंगे, इसलिए यही तरीका रहेगा। ईरान ओमान के विदेश मंत्री से बात करता है, फिर वे दूसरे कमरे में जाकर अमेरिकी जवाब सुनते हैं और ईरानी कमरे में लौटकर बताते हैं कि अमेरिकियों ने क्या कहा। यह सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन पिछली बार ऐसा 8 घंटे तक चला था। और स्टीव वुडकॉफ और जेरेड कुशनर के अनुसार, जो इन वार्ताओं में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईरान से परमाणु समझौता करना बहुत मुश्किल है। यह स्थिति उत्साहजनक नहीं है। यहाँ विदेश मंत्री मार्क रूबियो समझा रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता करना क्यों मुश्किल है। मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं ईरान पर हमलों या उस तरह की किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान को प्राथमिकता देते हैं। अब हम कट्टर शिया मौलवियों से निपट रहे हैं जो शुद्ध धर्मशास्त्र पर राजनीतिक व भू राजनीतिक फैसले लेते हैं। यह एक जटिल मामला है। मेरा मतलब है, कोई भी अब तक ईरान के साथ सफल समझौता नहीं कर पाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। स्टीव वुडकॉफ और जेरेड कुशनर अभी यात्रा कर रहे हैं ताकि महत्वपूर्ण बैठकें कर सकें। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। और हम हमेशा कांग्रेस को शामिल करने या किसी भी फैसले के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के लागू कानूनों का पालन करेंगे, लेकिन अभी हम उन सब बातों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्षेत्र में इसलिए तैनात हैं क्योंकि हमें अपनी सेनाओं के लिए खतरा हो सकता है, इसका अंदाजा है। हमने पहले भी उन्हें खतरे में देखा है और चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा क्षमता पर्याप्त हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो, हम उस पर जो भी कानून है उसका पालन करेंगे, और यह बेलेटो की परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अभी हम बातचीत की बात कर रहे हैं, हम बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है। अगर वह बदलता है तो यह सभी के लिए स्पष्ट होगा, और जाहिर है जो भी कानून हमसे करने की मांग करेगा हम वह करेंगे। साथ ही एक और पक्ष है जिसकी रुचि जरूरी है, और वह है इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि परमाणु समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी शामिल करना चाहिए। 12 दिन की जंग में ईरानी मिसाइलों ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल उस क्षमता को खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू ने अभी अभी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है और वह समझौते से यही मांग कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि अगर कोई समझौता होना है तो उसमें कई घटक होने चाहिए, कई ऐसे घटक जो हमारे अनुसार सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस क्षेत्र और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि सारा संवर्धित सामग्री ईरान से बाहर जानी चाहिए। दूसरा ये है कि वहां कोई संवर्धन क्षमता नहीं होनी चाहिए।
संवर्धन प्रक्रिया को रोकना नहीं, बल्कि उस उपकरण और बुनियादी ढांचे को हटाना जो आपको सबसे पहले संवर्धन करने की अनुमति देता है। और तीसरा है बैलिस्टिक मिसाइलों के सवालों से भी निपटना। एक एमटीसी है या 300 किलोमीटर की सीमा है और ईरान को इसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा कि राइजिंग लायन ऑपरेशन ने खुद दिखा दिया, ये बात सब जानते हैं। और चौथा है, ईरान द्वारा बनाए गए एक्सिस सिल्वर वाइटर को खत्म करना छोड़ दो। यह टूट चुका है, लेकिन अब भी मौजूद है और फिर उबरने की कोशिश कर रहा है, जैसे खुद ईरान। आखिरी बात, रोनाल्ड रीगन का सोवियत संघ पर कहा गया वाक्य याद रखो। भरोसा करो लेकिन जांचो, अविश्वास करो और हमेशा जांचो। तो असली निरीक्षण होने चाहिए, ठोस निरीक्षण होने चाहिए, कोई अग्रिम सूचना वाले निरीक्षण नहीं, बल्कि प्रभावी निरीक्षण होने चाहिए। उपरोक्त सभी के लिए नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम बंद करे, सभी प्रॉक्सी समूहों व आंतरिक दमन को रोके, लेकिन ईरान ने ज्यादातर मांगे ठुकरा दी हैं। अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं और ईरान जो स्वीकार करेगा, उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। और आप यह देख सकते हैं कि दोनों पक्षों को बातचीत के असफल होने की उम्मीद है, क्योंकि वे सैन्य रूप से जो कर रहे हैं उससे यह साफ झलकता है। IRGC ने घोषणा की है कि वे कल होर्मुज जलमरुमध्य में बड़ा नौसैनिक अभ्यास करेंगे। वहीं वार्ताएं भी शुरू हो रही हैं। यह संकेत नहीं, सीधा संदेश या धमकी है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान होर्मुज जलमरुमध्य रोक देगा। दुनिया का 20% तेल इसी चोक पॉइंट से जाता है। इसे बंद करने पर तेल बाजार में अफरा तफरी मचेगी। अब न्याय की दृष्टि से देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है और वे बहुत बड़ी हैं। 2 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि USS जेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, जिसे निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी में इस्तेमाल किया गया था। यहां और जानकारी है। ईरान से वार्ता मंगलवार को जेनेवा में फिर शुरू हो रही है। ट्रंप ने क्षेत्र में दूसरा विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड भेजा है। अगर हमारा समझौता नहीं होता है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। म्यूनिख में ट्रंप के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यूरोपीय सहयोगियों को आश्वस्त करने पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अब इस क्षेत्र में जा रहा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें एहसास होता है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी बेड़ा वास्तव में विशाल है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब अमेरिका के पास इस क्षेत्र में क्या क्या है। इसमें वायु और नौसेना की संपत्तियां शामिल हैं और ये संपत्तियां हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक तक फैली हुई हैं। यहाँ इसका विवरण है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 डिस्ट्रॉयर, जो कुल मिलाकर लगभग 33% या 1/3 तैनात अमेरिकी नौसेना बेड़े के बराबर हैं। सिर्फ इस तस्वीर में ही इसमें 600 से अधिक टोमहोक मिसाइलें भी शामिल हैं। यह आर्माडा 2 उद्देश्य पूरे करता है। पहला, जब आपके पीछे एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो आपकी बातों का वजन बढ़ता है। दूसरा, विकल्प भी जरूरी है। अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अब परमाणु स्थलों पर कुछ खास हो रहा है। पिछले साल अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला किया था। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि ईरान इस्फहान परमाणु स्थल को ढककर ऊपर संरचनाएं बना और सील कर रहा है। ईरान का स्पष्टीकरण यह है कि उनका दावा है कि अंदर बिना फटे टॉमहॉक मिसाइलें हैं और इसी वजह से वे कहते हैं कि UN निरीक्षकों के लिए उस स्थल में प्रवेश करना और सब कुछ जांचना असुरक्षित होगा। मिसाइल हिलाने पर कभी भी फट सकती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईरान सच में इंसानी जानों की परवाह करता है। आप जानते हैं जनवरी में जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बाद भी, लेकिन फिर भी क्या उनका दावा सच है? असल में हमें पता नहीं, क्योंकि अब कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या टॉमहॉक मिसाइल फटी नहीं? लेकिन इस जानकारी के सार्वजनिक होने का समय थोड़ा संदिग्ध है। आप देख सकते हैं बातचीत के दौरान अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को इन जगहों पर भेजने और यह जांचने के लिए दबाव बना रहा है कि क्या इन्हें सही तरीके से नष्ट किया गया था या नहीं। अचानक ईरान कहता है निरीक्षक अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहां बिना फटा अमेरिकी बम है। बहुत ही सुविधाजनक बहाना है और जैसा कि हमने विस्तार से बताया है, ईरान झूठ बोलने की आदत रखता है। यह एक वास्तविक सुरक्षा चिंता हो सकती है।
या यह सिर्फ परमाणु स्थल के अंदर चल रही किसी भी गतिविधि को छुपाने का बहाना भी हो सकता है। अब एक और अहम बात यह है कि इस फहान उन 3 स्थलों में शामिल है जहां अमेरिका ने बंकर बस्टर नहीं इस्तेमाल किया था। उन्होंने गाइडेड बॉम्ब यूनिट बम नहीं बल्कि टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो पनडुब्बी से लॉन्च हुई। संभवतः जीपीयूएस ने काम किया, क्योंकि ईरान दावा नहीं कर रहा कि उन स्थलों में कोई बिना फटा गोला बारूद है। अब जब हम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात कर रहे हैं तो कल हमें एक दिलचस्प बात पता चली जो बताती है कि आधुनिक युद्ध कितना बदल गया है। अगले हैं U.S एयरफोर्स मेजर क्लेयर रैंडोल्फ, जो वेपन्स एंड टैक्टिक्स की चीफ हैं और हाल ही में ऑपरेशनल सिक्योरिटी बनाए रखने की चुनौतियों पर बोली। सोशल मीडिया के दौर में वह बताती हैं कैसे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ट्विटर पर अजनबी लोग यूएस मिलिट्री की मूवमेंट्स रियल टाइम में ट्रैक कर पब्लिश कर रहे हैं। सुनिए। मेरा मतलब है आपके पास ट्विटर फीड्स हैं जहां कुछ अजनबी लोग बस ये देख रहे हैं कि हमारे हवाई जहाज़ कहाँ जा रहे हैं और उसे पब्लिश कर रहे हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो अगर यूएस विश्लेषक ऐसा करते तो हम उसे सीक्रेट मानते, लेकिन ये चीज़ें खुले इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती हैं। ऑपरेशनल सुरक्षा, खासकर सैकड़ों विमानों के अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट में छुपाना बहुत मुश्किल है, इसलिए OPSIC बड़ी चिंता है। मुझे लगता है कि मैं असल में डेजर्ट स्टॉर्म की 35वीं वर्षगांठ पर एक हालिया लेख पढ़ रही हूँ। ये मज़ेदार है कि ये भी वही है। ठीक है, ये ट्विटर के रैंडम लोग ओपन सोर्स डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जरूरी है कि अगर शौकिया विश्लेषक जान सकते हैं तो रूस, चीन और ईरान भी पता लगा सकते हैं। उन्हें ट्विटर की जरूरत नहीं है। अब अमेरिकी सेना को टॉप सीक्रेट मिसाइल प्लानिंग में सोशल मीडिया का ध्यान रखना पड़ता है, जो बहुत कुछ बताता है और सेना खुद को ढाल लेती है। अगर आपको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद है तो वो भी याद होगा। करीब 6 B-2 बॉम्बर्स पश्चिम की ओर गए और सबको लगा कि वे डिएगो गार्सिया या शायद गुआम की तरफ जा रहे हैं। असल स्ट्राइक पैकेज पूर्व की ओर गया, जिसे किसी ने नहीं देखा। वही था जिसने बंकर बस्टर्स ईरान के भूमिगत ठिकानों तक पहुंचाए, जिससे साबित होता है कि सेना के पास विकल्प हैं। लेकिन ये तथ्य कि अब ट्विटर से निपटना भी ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा है, देखिए, ये अब 2026 है।